आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भाग 2 पढ़ा था नागरिकता के बारे में, जिसमें बताया गया था आर्टिकल नंबर 5 to 11। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 में क्या था कि प्रारंभ में किस तरीके से नागरिकता दी गई। आर्टिकल नंबर 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें किस हिसाब से नागरिकता दी गई। आर्टिकल नंबर 7 में जो भारत से पहले पाकिस्तान गए वापस लौट के आए उनके लिए किस हिसाब से नागरिकता दी गई। आर्टिकल नंबर 8 हमें क्या देता है, घूमने फिरने की आजादी देता है, हम दूसरे देश में जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ की जाकर जॉब कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर वहाँ एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि अगर हमने वहां पर जाकर वहां की नागरिकता ले ली तो हमारी नागरिकता भारत की क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि आप किसी व्यक्ति की नागरिकता ऐसी नॉर्मली नहीं छीन सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ उस पे अपराध होना चाहिए या वो कहीं और की मतलब आर्टिकल 9 का उल्लंघन करता है। और आर्टिकल नंबर 11 क्या बताता है कि नागरिकता के लिए जितने भी आपके जो भी आप नियम बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, वो कौन बनाएगा, संसद का कौन सा मंत्रालय, संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक है, ये चीजें तब तक के लिए थी। आर्टिकल नंबर 8 तब तक के लिए काम करते थे, 8वें तक आर्टिकल, जब तक आपका भारत का देश जो है वो आजाद नहीं हुआ था। उसके बाद 1955 में 1955 में आपका आता है नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट के तहत आप 5 तरीके से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट के तहत 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 1, 2, 3, 4 और 5। कौन कौन सा? पहला आता है आपका जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ आप क्या कर सकते हैं, जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पंगे हो गए। ठीक है, इसमें क्या हो गया, बहुत ज्यादा पंगे हो गए कि भाई जिसका जन्म भारत में हुआ वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो विदेशी थे उनका भी क्या होता था कि भाई बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है भारत में, मान लीजिए माता पिता दोनों भारत के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से कोई आपका आतंकवादी आता है, उसका बेबी कहाँ पैदा हो जाता है, भारत में पैदा हो जाता है, तो इसके तहत तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। तब पहला जो नागरिकता में संशोधन आया था 1986 में, 1986 में जो संशोधन हुआ, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एसएससी लेवल पर आपसे पूछ सकता है कि नागरिकता में, सिटीजनशिप में पहला जो संशोधन था, अमेंडमेंट था, वो कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 1986। अगर वो कहता है कि 1955 हमारा जो था वो संशोधन था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या था, ओनली सिटीजनशिप का एक्ट था। ये क्या था, सिटीजनशिप का एक्ट था जो 1955 में आया था। लेकिन जो पहला संशोधन हुआ है, पहला अमेंडमेंट हुआ है, वो तो हुआ है 1986 में। 1986 में जो अमेंडमेंट, जो संशोधन हुआ था, उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि भाई भारत में जन्मा है, लेकिन अगर उसके माता या पिता, मदर या फादर में से कोई एक भारत का नागरिक है, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, मदर या फादर में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। वरना क्या होता है कि भाई विदेशी आते, भारत में बालक पैदा किया, भारत की नागरिकता उस बच्चे को मिल गई। ठीक है, वैसे तो आतंकवाद बहुत बढ़ सकता है, तो इस वजह से इसको 1986 में सुधारा गया। ये होता है पहला। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। दूसरा आता है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। ठीक है, हम लोग जन्मजात क्या है, भारतीय नागरिक। क्या हमको जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है? नहीं। तो किसके आधार पर? वंश के आधार। वंश के आधार पर क्यों? माता पिता वो थे ना, भारतीय नागरिक। तो जन्म के आधार पर 1986 की बात कर दिया गया था ना कि भाई जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। लेकिन नॉर्मली हमारे पिताजी को किस आधार पर मिली, हमारे दादाजी को किस आधार पर मिली? वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर। इसमें क्या था, पहले ये बताया जाता है कि भाई अगर पिता जो है वो भारत के नागरिक है तो बच्चा भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ, सेकंड अमेंडमेंट, यानी कि दूसरा संविधान संशोधन नागरिकता के अंदर आता है आपका
1992 में, ध्यान रखिएगा ये डेट्स बहुत ध्यान रखिएगा। पहला संशोधन कब हुआ, पहला जो आपका अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप कब आता है 1986 में, और दूसरा कब आता है 1992 में। यहां पर 1992 में उसने क्या कह दिया कि भाई माता या फिर पिता दोनों दे दिए, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है इतना। यहाँ पर उसने क्या कह दिया, माता या पिता दोनों में से कोई एक। ठीक, क्लियर है, इधर का दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आता है आपका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। ठीक है, आप पंजीकरण कराते हैं भारत में तो आपको क्या मिल जाएगी, नागरिकता। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे पंजीकरण में। ठीक है, अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पंजीकरण कहीं है वो वाला तो नहीं है कि क्या कहते हैं जो हम लोगों ने कब पढ़ा था 1 मार्च 1948 वाला, वहां यहाँ वो कुछ नहीं है, यहाँ वो खत्म। ये स्टार्ट हो रहा है 1955 से। ये क्या हो रहा है 1955 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उससे पहले जो कुछ धांधलेबाजी चला था, जो कुछ हुआ था, लीपा पोती जैसा भी हुआ था, वो सारा कुछ यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। अब पंजीकरण के अंतर्गत क्या कहते हैं भाई, या तो आप क्या करें भारत में लंबे समय के, या तो आप भारत में किसी से विवाह कर लें, आपकी शादी हो जाती है भारत में, या फिर आप नौकरी करते हैं। क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई काम करते हैं, उसके बाद आप कम से कम 7 ईयर्स, पहले ये जो था वो 5 साल था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7 साल कर दिया गया है। अगर आप 7 साल तक भारत में रह रहे हैं और वहां विवाह या नौकरी में से आप कोई एक काम कर रहे हैं, या तो किसी से विवाह कर लेते हैं या आप नौकरी करते हैं और 7 साल तक भारत में रहते हैं कंटिन्यू 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक आप भारत से बाहर नहीं घूमने जाते हैं, अलग बात है। मान लीजिए आप भारत में रह रहे हैं और आप 10 दिन के लिए नेपाल चले जाते हैं, तो उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि आप विदेश रहने चले, घूमने ही तो कहते हैं ना। 2 दिन के लिए आप चाइना घूमने चले जाते हैं, रूस घूमने चले जाते हैं, तो वो होता है घूमने जाना। ठीक है, तो क्या है कि विवाह कर लेते हैं या नौकरी करते हैं, कम से कम 7 साल तक भारत में रहते हैं, मिनिमम 7 ईयर्स तक, तो आप क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिकता आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जाम्पल देखिएगा। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की है। शोएब मलिक कहाँ का नागरिक है, पाकिस्तान का, लेकिन भारत के व्यक्ति से उसने विवाह तो कर लिया, पहला काम उसने निपटा लिया। ठीक है, 7 साल तक अगर वो भारत के अंदर रहता है, 7 साल तक वो भारत के अंदर रहता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इतना आसान थोड़ी है भाई, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, अगर 7 साल तक भारत के अंदर रह रहा है तो भाई कहां जाएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन से मंत्रालय में, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री में जाएगा, होम मिनिस्ट्री में। वहां बैठे हैं अपने कौन से, मोटू लाला पिलपिले, अमित शाह जी, वही तो है इस टाइम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के। वो कहेंगे तो नागरिकता मिलेगी, नहीं कहेंगे तो नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, ऐसे थोड़ी कि मतलब कोई भी आता है। होता क्या है कि अगर आप नॉर्मली किसी को भी कहें कि हाँ भैया विवाह कर लो या नौकरी कर लो, 7 साल बाद आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई भी आता है बाहर के देश का, यहाँ के लोगों से, यहाँ की किसी महिला से, या कोई महिला यहाँ के किसी पुरुष से क्या करती है, विवाह करती है, 7 साल तक यहाँ रहेगी, क्या उसको ऐसी थोड़ी दे देंगे नागरिकता, ऐसी थोड़ी मिल जाएगी। उसके लिए उसको काफ़ी चीज़ें दिखानी पड़ेगी ना, सब कुछ देख के देते हैं ऐसी थोड़ी। अगर आपको ये समझ लिया, अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है, कुछ मत करो, वहां की नागरिकता को खुला छोड़ो। अगर कोई भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक नहीं है, मान लीजिए कोई आता है भारत का नागरिक नहीं है, तो सिंपल सी बात है, भारत के अंदर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, मकान नहीं बना सकता, होटल नहीं ले सकता, कहीं रुक नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्या वो भारत के अंदर कोई कार्य कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर भाई किसी भी काम के लिए जाएगा तो क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, बैंक पासबुक, कोई ना कोई तो अपना प्रूफ दोगे, कुछ होगा ही नहीं भारत के नागरिक नहीं हो तो यानी कि भारत की नागरिकता आपको 7 साल बाद भी, ये इन्होंने मिनिमम दे दिया कि कम से कम 7 साल रहो, फिर देखते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर एक कोई कर्मचारी जाता है और अपने मालिक से कहता है कि सर तनख्वाह बढ़ा दो, तो इस साल करो फिर देखते हैं। ये थोड़ी कहते कि बढ़ा देंगे, क्या बोले,
देखते हैं। तो सेम ये भी कहते हैं कि भाई आप विवाह कर लिया आपने भारत में आके, या भारत में नौकरी कर रहे हो, 7 साल तक यहाँ रह रहे हो, दूसरे देश जा सकते हैं लेकिन घूमने, रहने नहीं, रहेंगे आप प्रॉपर भारत में, कंटिन्यू 7 ईयर्स तक रह रहे हैं, तब आपके बारे में सोचा जाएगा कि आपको भारत की नागरिकता दी जाए या नहीं। चौथा पॉइंट आता है देसीकरण। ठीक है, देसीकरण, इसका फंडा क्या है, यहां भारत सरकार देखती है अपना फायदा। अगर कोई विदेशी है जिसको भारत की भाषा बहुत अच्छे से आती है, क्या आती है, भाषा, कोई भी है भारत में बोले जाने वाली कोई भी एक भाषा आती है, प्लस वो कला क्षेत्र में या फिर विज्ञान साइंस के क्षेत्र में बहुत तेज है, तो 10 इयर्स तक भैया यहां रहो, काम करो और इंडियन सिटीजनशिप ले लो। ठीक है, आपको भारत की कोई एक भाषा आनी चाहिए, आप कला या फिर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे होने चाहिए। अगर इन दोनों में ये दोनों काम आपके पास है, आप 10 साल तक यहाँ रहो और भारत की नागरिकता ले लो। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक सिंगर का नाम सुना होगा, अदनान सामी। ठीक है, अदनान सामी एक सिंगर है, ठीक है, गाने गाता है, बहुत से हैं, बजरंगी भाईजान मूवी में गाना है उसका, भरदो जोली मेरी या मोहम्मद, बहुत बढ़िया गाना। ठीक है, तो क्या है, भारत की भाषा आती है नहीं आती है, वह नहीं आती होगी तो गाना कैसे गाएगा बे, हिंदी में गाया है ना, यानी कि भाषा आती है। साइंस आती है उसको, नहीं आती, ये नहीं आती, लेकिन कला क्या है, उसकी कला क्या है, सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग उसकी कला है, उसको भारत की भाषा आती है, 10 साल यहां रहा और क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, क्या करो, भारत में लाके रखो भाई, उसको भारत की एक लैंग्वेज आती होगी। ठीक है, कोई एक लैंग्वेज भारत की उसको आती होगी, भारत में तो इंग्लिश भी बोली जाती है, वो भी इंडियन लैंग्वेज में आता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में वो आगे होगा ही, जब साइंटिस्ट है, 10 साल भारत में रखो, भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 5वां टाइप आता है, ये 4 समझ में आ गया, जन्म के आधार पर, पहला संविधान संशोधन कब हुआ नागरिकता को लेकर, 1986 में, दूसरा 1992। ध्यान रखिएगा दोनों को, पंजीकरण के आधार पर क्या होता है, नौकरी कर रहे हैं भारत में, किसी से विवाह कर लो और उसके बाद 7 साल तक भारत में रहो, तब आपके बारे में सोचते हैं कुछ, नागरिकता दी जाएगी आपको। देसीकरण में क्या होता है, आपको भारत की कोई एक भाषा आती हो, उसके बाद क्या होगा, कला या फिर विज्ञान के क्षेत्र में आप बहुत तेज हो, कोई भी आपके अंदर एक आर्ट हो या फिर आप साइंस में बहुत तेज हो, तो 10 साल तक आप यहाँ वर्किंग करेंगे और आपको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 5वां आता है आपका अर्जित भूमि। अब अर्जित भूमि क्या है, अर्जित भूमि बड़ा बढ़िया फंडा है, समझिएगा। अर्जित भूमि में क्या है, मान लीजिए भारत किसी देश से युद्ध करता है और पूरा का पूरा समेट लिया अपने अंदर, यानी उसकी भूमि आपने क्या कर लिया, अर्जित कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया, उसको अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, वहां के जो लोग होंगे उनको नागरिकता नहीं दोगे, अगर नहीं दोगे तो आपने भूमि तो उनका घर मकान तो सब तुमने ले लिया, वो कहां जाएंगे, है ना। तो अर्जित भूमि के अंतर्गत भी क्या होती है, नागरिकता दी जाती है। इसके अंतर्गत नागरिकता सबसे पहले किसको मिला था, तो बता सकता है, कौन सा राज्य था, कौन सा ऐसा देश है, ना 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 गलत, और कोई एक राज्य में लाया था ना भारत ने अपने अंदर, ध्यान आ रहा, हाँ, अरे बुढ़ा सब भूल गए, सिक्किम, सिक्किम को मिलाया गया था ना भारत के अंदर, मिलाए थे नहीं मिलाए थे, तो सिक्किम जो है वो पहला राज्य है जिसको क्या हुआ था, इस अर्जित भूमि के अंतर्गत क्या दी गई थी, भारत की नागरिकता वहां के लोगों को दी गई थी। ईश्वर करे ये काम जल्दी से जल्दी पाकिस्तान पर भी ठीक है, तो लेकिन क्या है ना, हमारा जो संविधान है, जो हमारी नीति है, वो क्या है कि क्षेत्रफल विस्तार की नीति नहीं। ठीक है, हमारी जो नीति है वो क्षेत्रफल विस्तार, क्षेत्रफल विस्तार का मतलब ये है कि हम किसी भी देश पर कब्जा नहीं करते जल्दी। ठीक है, तो इस वजह से बचे हुए ना, तो कब के समेट दिए होते। तो ये 5 पार्ट थे आपके काय में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 के बारे में बताया गया था। ठीक है,
पहला वंश के आधार पर आपको दी जाएगी, लेकिन बात वही थी कि भाई कोई आता है वो जन्म के आधार पर आपको दी जाएगी, कोई आता है यहाँ उसका बालक पैदा हो गया तो वो बाहर का नागरिक हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या हुआ, 1986 में आपने क्या किया, एक संविधान में सुधार किया और क्या कहा गया कि अगर आपके माता या पिता भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और आप भारत में पैदा हो रहे हो तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर कि भाई हम क्या था कि अगर आपके पिताजी भारत में रह रहे हैं, दादाजी भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1992 में यहाँ पिताजी की जगह पर माता और पिता दोनों को समाहित कर दिया था कि माता पिता में से कोई भी है तो भारत की नागरिकता आपको दे देंगे। पंजीकरण में क्या था कि भाई आप भारत में आकर नौकरी करते हैं या भारत में किसी से विवाह कर लेते हैं, ठीक है, शादी कर लेते हैं या जॉब करते हैं और लॉन्ग टाइम जॉब करते हैं, 7 साल तक आप कंटिन्यूअस भारत में रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन भाई ये बात दोनों केसेस में ध्यान रखिएगा, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी का मतलब ये नहीं है कि आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि नागरिकता पर अंतिम फैसला किसका रहता है, गृह मंत्रालय, ठीक है। संसद के गृह मंत्रालय के पास आप जाएंगे, भैया उनका मन होगा तो नागरिकता दे देंगे, नहीं होगा तो थैंक यू बोल देंगे, ठीक है। तो और देशीकरण में क्या है कि भाई 10 साल तक आप मतलब आपको भारत की कोई एक भाषा आती हो, आप कला या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हो, 10 साल तक आप भारत में कार्य करेंगे, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अर्जित भूमि, अगर भारत किसी राज्य को किसी देश को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर मिला लेता है, तो उस राज्य के लोगों को जो वहां के, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि सब हर जगह सब खराब हो, ठीक है, किसी देश से युद्ध हो रहा है तो कुछ बुरे होंगे कुछ अच्छे भी होंगे, ठीक है। मान लीजिए ईश्वर करे पाकिस्तान अगर हमें समाहित हो जाता है तो पाकिस्तान का हर एक बंदा खराब थोड़ी है, कुछ अच्छे भी हैं, तो जो खराब है उनको चलो तुम निपटा दोगे, जो अच्छे होंगे उनको तो नागरिकता देंगे ना, तो उसको नागरिकता क्या के तहत दी जाएगी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के 5वें पार्ट के तहत कि भाई हमने इनकी भूमि अर्जित करी है, हमने इनकी जगह ली है, तो इनको क्या देंगे, हम नागरिकता देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब 2 चीजें हैं, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। एक तो टॉपिक आता है आपका एनआरआई, फुल फॉर्म कोई बताएगा इसका क्या होता है? एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी कि ऐसे लोग जो फिलहाल भारत में नहीं रह रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, एनआरआई कहलाते हैं, ठीक है। अब भारत में नहीं रह रहे हैं का मतलब ऐसा थोड़ी कि भैया 2 दिन के लिए हम बाहर चले गए तो हम एनआरआई हो गए, 10 दिन घूमे आए एनआरआई हो गए, ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ भाई हम चले गए। अभी मान लीजिए आईपीएल चल रहा है, अभी थोड़े दिन पहले आईपीएल चला है, अभी आईपीएल कहाँ हुआ था, दुबई हुआ था, कोई बंदा टिकट लेके चला गया दुबई, 1 महीने आईपीएल देख के आया तो एनआरआई हो गया, ऐसा नहीं होता है। एनआरआई के लिए क्या है, देश मतलब आपको दूसरी देश में जाकर रहना होगा, आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, कल बताया था आर्टिकल में 8 के तहत आप 3 तरीके से जा सकते हैं, टूरिस्ट बनकर, एजुकेशन पर्पज से या फिर जॉब के पर्पज से। अगर तीनों में से किसी काम के लिए मिनिमम आप 6 मंथ, ठीक है, मिनिमम 6 मंथ आप दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, अबे 6 महीने घूमने तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है, 6 महीने घूमने तो कोई नहीं जाएगा, इतना ठेलुआ कौन है। तो 6 महीने आप या तो एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए आप दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, उसके बाद आप भारत आते हैं तो आप क्या हो रहे हैं, एनआरआई, ठीक है। अब एनआरआई से क्या था, एनआरआई से इंडिया को बड़ा फायदा था, ध्यान रखिएगा, अरब कंट्रीज में लगभग 55 लाख इंडियन है जो एज अ एनआरआई वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। 55 लाख से ज्यादा भारतीय हैं जो अदर कंट्रीज में एज अ एनआरआई है, ठीक है। अब क्या था कि भाई वहां वो पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, पैसा कहाँ भेज देते हैं, अपने खर्चे के लिए रखा, बाकी अपने घर भेज दिया, नहीं कहाँ भेज दिया, इंडिया भेज दिया। टैक्स किसको मिल रहा है उसका, इंडिया को, काम किसके आ रहा है, इंडिया के, ठीक है। खर्च कहाँ हो रहा है, इंडिया में, कमा कहीं और से रहे, खर्च कर रहे हैं इंडिया में, दूसरा देश तो पगला गया, अमेरिका में जाएंगे। अब देखो 2 लोगों का नाम सुनिएगा, एक सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, ठीक है, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, ठीक है, सुंदर पिचाई ऐसा एनआरआई है वहां पर, ठीक है, ऐसा एनआरआई वर्किंग करने के गूगल में, पैसा कमा रहे तो बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा कमाना शुरू किया, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने बहुत सारा पैसा कमाया तो
सैलरी कहाँ से ले रहे थे? अमेरिका से। भेज कहाँ रहे थे? इंडिया। अमेरिका पगला के भाई ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, सारा का सारा पैसा इंडिया जा रहा है, बेनिफिट उस पैसे कौन ले रहा है? इंडिया। ठीक है। एक और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन, क्या नाम है? हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? बताइए कोई। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है? बोलो बोलो। नहीं पता? किसी को नहीं पता? पता करके आइए खुद अपने आप। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी क्या था भाई, गया अमेरिका, ठीक है, एज अ एनआरआई। अब वहां पर बहुत सारा पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद क्या हुआ, उसको क्या करने लगा, भारत भेजने लगा। ठीक है। तो अब जब भारत भेज रहा था तो उस पैसे का बेनिफिट भी भारत दे रहा था। तो अब क्या है? सत्या नडेला। हाँ, सत्या नडेला। ठीक है। सत्या नडेला या सत्यम नडेला? सत्या नडेला। कंफर्म कीजिए। सत्या नडेला। सत्या नडेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। ये भी गया वहां एज ए एनआरआई, वर्किंग कर रहा है, वहां से पैसा कमा रहा है और क्या कर रहा है, भारत भेज रहा है। ठीक है। तो अब जो वहां की गवर्नमेंट थी उसका दिमाग ठनका कि भाई हम तो नुकसान में चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको ऑफर दिया। उन्होंने क्या किया, इन लोगों को या फिर ऐसे जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो बड़े सैलरी ले रहे थे, उनको ऑफर दिया कि ऐसा ना करो, अमेरिका की सिटीजनशिप ले लो, हमारे ही देश की सिटीजनशिप ले लो, हम आपको और ज्यादा भाई दे देंगे, भाई सैलरी बढ़ जाएगा, आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चार लालच मारे हो, ये जितना एनआरआई था सब ने क्या किया, अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली। अब जो अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म, क्योंकि आर्टिकल 9 के तहत अगर आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप आपकी खत्म कर दी जाएगी। अब इंडिया को बहुत नुकसान, बड़ा दिमाग खराब, क्योंकि पढ़ाए लिखाए हम, बिल्कुल टॉप क्लास स्क्रीन भेजे तुम्हारे यहाँ, हमको तो लगा हमको पैसा देगा, तुम तो खुद ही रख लिए। बहुत दिक्कत। जो भी एनआरआई जाए, थोड़ा बहुत 2-4 लाख रुपया कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जहां वो पहुंचा ऊपर, दूसरी कंट्री ने सीधे अपनी सिटीजनशिप दी, यहां से हो गया थैंक यू। इस दिक्कत से उभरने के लिए हम एक चीज और लेके आए, OCI 2005 में आया था। ये ध्यान रखिएगा, डेट बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। 2005 में हमने एक और चीज लाए, OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी कि इसके तहत ये काम था एक बहुत ही शांत आदमी का, जल्दी जिसको किसी ने बोलते नहीं सुना होगा, नाम बताइए कोई। नहीं पता? मनमोहन सिंह जी के बारे में तो जानते होंगे, ये उन्हीं का दिमाग लगा था इस चीज पे। ठीक है। OCI लेके आए भारत के अंदर। ठीक है। OCI के तहत क्या था, हमने कहा कि भाई जितने भी एनआरआई हैं, जो भी एनआरआई हमारे हैं, जिनसे हमको बहुत पैसा मिल रहा था, सब बंद हो गया। इस OCI के तहत हम, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के तहत, उनको भारत की नागरिकता देंगे कि भाई भारत आपका देश है, आप यहाँ जन्मे हो, वंश के आधार पर आप यहाँ के हो, बाहर रह रहे हो, कोई बात नहीं, अपने बच्चे हो, OCI के तहत आप क्या है, भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन एक छोटी सी पिन मारती, इनसे पूछो भारतीय नागरिक हो, वहां है, भारत में आने के लिए परमिशन चाहिए? नहीं। आप भारत से जैसे बाहर जा रहे हैं, भारत में आते हैं, आपको कोई परमिशन नहीं लेनी। अदर कंट्री का कोई बंदा भारत आएगा तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वीजा ग्रांटेड कराना पड़ेगा, और उसके बाद अगर उसका वीजा 2 दिन का है तो 2 दिन घूम जा, 2 महीने का 2 महीने घूम जा, 1 घंटे का, आओ बेटा प्लेन से उतरो, चाय पियो, घर जाओ। ठीक है। मतलब उससे ज्यादा वो नहीं रुक सकता। इनसे पूछो, बोले हमारा घर है, भारत क्या है, हमारा घर है, हम आराम से आ सकते हैं, कोई परमिशन चाहिए? नहीं। यहाँ आके गाड़ी चला सकते हैं? हाँ। आधार कार्ड बन जाएगा? बन जाएगा। बैंक अकाउंट खुल जाएगा, पैन कार्ड बन जाएगा, जमीन खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। वोट डाल सकते हैं? नहीं। ओवरसीज सिटीजनशिप के अंदर इन्होंने यही पिन मारा कि भाई आप भारत के नागरिक हो, सब काम यहां करो, वोट डालने मत आ जाना। समझे? वोट डालने आप नहीं आ सकते। एक ही ऐसा अधिकार है जो 2005 में ओवरसीज सिटीजनशिप के अंतर्गत इनको नहीं दिया है। ठीक है। एनआरआई और OCI समझ में आ गई बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत? ठीक है।
एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, भारत में इस टाइम नहीं रह रहे हैं, ठीक है, भारत में इस टाइम नहीं रह रहे हैं, विदेश में गए हैं, कम से कम 6 महीने बाहर रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? एनआरआई हो जाएंगे। और जो ऐसे एनआरआईज हैं जिन्होंने अदर कंट्रीज की क्या ले ली? सिटीजनशिप, उनको हमने क्या ऑफर कर दिया? ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप। फिर कुछ सोचो, हमने आर्टिकल 9 की तहत एनआरआई ने अदर कंट्री की आपकी क्या ले ली? सिटीजनशिप ले ली। आपने आर्टिकल 9 के तहत उसकी क्या कर दी? सिटीजनशिप यहाँ से खत्म कर दी, यानी कि उसके जमीन, मकान, घर बार जो कुछ था यहाँ से सब खत्म। क्यों आएगा इंडिया? यहाँ क्या करने आएगा? कुछ भी तो नहीं रहा, आधार कार्ड उसका नहीं बनेगा, बैंक पासबुक उसकी नहीं रही, कुछ भी तो नहीं है उसके पास, तो वो इंडिया क्यों आएगा? जब इंडिया नहीं आएगा तो जो पैसा वहां इतना मोटा कमा रहा है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या इंडियन गवर्नमेंट को उससे कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मनमोहन सिंह जी ने सोचा कि यार ये तो बड़ा घाटा हो गया, सारा क्रीम बना के हम भेज दे, यूज तुम कर रहे हो। तब बोले क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप। उसके तहत उन्होंने क्या किया कि हाँ भाई भारत आपका घर है, आपकी सब चीज जैसा आप छोड़ के जा रहे हो प्रभु सेम वैसी ही है, आओ यूटिलाइज तो करो, कभी आओ तो हवेली पे, ठीक है, आओ घूमो, ठीक है। 2005 में आया, लोग आते हैं, घूमते हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी भारत में खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? भारत को फिर से उतना बेनिफिट तो नहीं था, लेकिन काफी हद तक बेनिफिट मिलने लगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1955। थोड़ा तेज बोला था। सिटीजनशिप एक्ट 1955। कितनी तरीके से इसमें नागरिकता दी जा सकती है? 5 तरीके। पहला कौन सा था? जन्म के आधार। जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर क्या था कि कोई भी भारत में जन्मेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन अब भैया क्या था कि विदेशी लोग भी आकर यहाँ रह सकते थे। तो नागरिकता में पहला सुधार कब किया गया? पहला संशोधन, अमेंडमेंट कब हुआ था? 1986 में। क्या कर दिया गया कि जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का निवासी है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, उस और वो भारत में जन्मा है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा क्या था? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या कहा था उन्होंने कि पिताजी अगर भारत के निवासी हैं तो आप भी भारत के निवासी हो, ठीक है। अब उसके बाद इसको कब सुधारा गया? 1992। भाई अगर आप माता पिता में से कोई एक भी भारत का निवासी है तभी आप यहाँ भारत के निवासी हैं। तीसरा किस बेसिस पे होगा? रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। क्या था? या तो भारत में आके किसी से विवाह कर लो या फिर भारत में नौकरी करो, कितने साल तक? मिनिमम 7 साल तक, तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। चौथा देशीकरण। देशीकरण में क्या होता है कि आपको कोई भी भारत की भाषा आनी चाहिए और आप कला या विज्ञान में से किसी एक क्षेत्र में बहुत तेज होने चाहिए, तो आप 10 साल तक यहाँ वर्किंग करके यहाँ की नागरिकता ले सकते हो। और 5वां था अर्जित भूमि। अगर आपने किसी भारत में किसी देश पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, उसकी भूमि को कब्जा लेते हैं तो उसके जो लोग होंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहला जो राज्य था, सबसे पहला जो जगह थी जहाँ भारत को इस के बेसिस पे नागरिकता देनी पड़ी थी, वो कौन सी थी? सिक्किम थी। शरणार्थी था, भारत में मिला लिया तो भारत के वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। एनआरआई समझ में आ गया? ओसीआई समझ में आ गया? एनआरआई के लिए आपको क्या कंडीशन है? कितने दिन कम से कम भारत से बाहर रहेंगे आप? 6 महीने तक, ठीक है। किसी अदर कंट्री में जाते हैं, और अगर आप एनआरआई हैं, किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत आपको कौन सी नागरिकता प्रोवाइड कराता है? ओसीआई। ओसीआई के तहत क्या अंतर है हम में और ओसीआई में? वोट नहीं डाल सकते वो, हाँ, वो वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी भी संवैधानिक पद के लिए खड़े नहीं हो सकते। वो चाहे कि हम आके यहाँ एमएलए का चुनाव लड़ते तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।